दोस्तों नमस्कार, मैं अमृत कुमार आपके अपने YouTube चैनल द वे ऑफ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह भारत का भूगोल, जिसका ये पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप भारत के भूगोल का पार्ट 1 देख सकते हैं, जो कि बहुत ही आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए दोस्तों, इसमें हम लोगों ने 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लिया है, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए, जो लोग नए हैं हमारे चैनल द वे ऑफ स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से आप ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो दोस्तों, आज का जो पहला सवाल है भारत एक भूगोल का, जिसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, और वो भी पहले क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी से का ही पूछा हुआ सवाल है। कह रहा है कि अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों, आंसर इसका क्या हो जाएगा? सटीक आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी, 9.02 किलोमीटर अटल सुरंग यानी रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई है। अटल सुरंग की बात दोस्तों हो रही है। साथ ही साथ दोस्तों, इसमें व्याख्या आपको दिया गया है, जहाँ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप इसकी व्याख्या को पढ़ के आप और भी जो है इसका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे व्याख्या की बात करें तो कह रहा है 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है, और यह पूरे वर्ष मनाली के लाहौल स्पीति घाटी को जोड़कर रखती है। इस तरह से दोस्तों आपके लिए यह व्याख्या जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई क्वेश्चंस आपके लिए निकल के आ जा सकते हैं। इसका दोस्तों इसकी जो उद्घाटन हुआ था वह 3 अक्टूबर 2020 को। ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। रोहतांग यानी हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अटल टनल का उद्घाटन किया गया था, जिसकी अगर लंबाई की बात करें तो 9.02 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, और दोस्तों यह 2022 के बीपीएससी में पूछा गया है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि पीर पंजाल किस श्रेणी में पाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये यूपी पीसीएस 2015 का पूछा हुआ सवाल है। आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा पीर पंजाल जो है यह जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या की बात करें तो पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है। ये ध्यान रखना है दोस्तों, मध्य हिमालय। यह हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर यानी अविभाजित में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तारित है। लेकिन मुख्य रूप से दोस्तों पीर पंजाल जब भी पूछेगा तो आंसर इसका जम्मू कश्मीर ही होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। तो कह रहा है कि उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है। तो सबसे नवीनतम की दोस्तों अगर बात करें तो ये ऑप्शन के हिसाब से जो सबसे नवीनतम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पटकाई श्रेणी की जो पर्वत है वो नवीनतम होगी। इसकी दोस्तों अगर व्याख्या की बात करें तो कह रहा है पटकाई श्रेणी हिमालय श्रेणियों में स्थित है, जिसका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। शेष सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित है। ये भी ध्यान रखना है। जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, चूंकि प्रायद्वीपीय पठार भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम भूखंड है, अतः उपयुक्त में से सबसे नवीनतम जो पर्वत है वह पटकाई श्रेणी का ही पर्वत है। तो इस तरह से आपको भी ध्यान में रखना है दोस्तों। इसका आप पीडीएफ लेकर के आप इसे डिटेल से इसका व्याख्या को जरूर पढ़ें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ी से संलग्न नहीं है। तो पटकाई पहाड़ी से संबंध जो नहीं रखता है उस राज्य के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है, ऑप्शन बी, जो पटकाई पहाड़ी से संलग्न यानी संबंध नहीं रखता है। चलिए बात करें व्याख्या की। तो पटकाई पहाड़ियां असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड, ये आपको ध्यान में रखना है। ये इंपॉर्टेंट है कि किस किस राज्य से दोस्तों ये संबंध रखता है, और ऐसे प्रश्न दोस्तों बार बार रिपीट होते रहते हैं। यूपी पीसीएस यानी स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। तो दोस्तों इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा, जो कि पटकाई पहाड़ी से संबंध नहीं रखता है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न 5 की अगर बात करें तो कह रहा है निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। तो अटल टनल जो पार करती है उस पर्वत श्रेणी के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आंसर इसका हो जाएगा
पूर्वी पीर पंजाल, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी दोस्तों बीपीएससी का ही पूछा हुआ प्रश्न है, ये हो सकता है कि आपके एग्जाम में रिपीट कर जाए। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करें तो किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। और आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व बृहत हिमालय और पीर पंजाल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या की अगर बात करें तो भारत के जम्मू कश्मीर जो कि 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश हो गया है में स्थित कश्मीर घाटी उत्तर पूर्व में बृहत हिमालय और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी के बीच में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 7, तो कह रहा है कि ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो कि बराबर आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8850 मीटर। बात करें इसकी व्याख्या की तो कह रहा है महान ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई जो है वह 6000 किलोमीटर है, सॉरी 6000 मीटर है, जबकि इसकी सर्वोच्च चोटी जो है इसमें का माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई सागर तल से 8848 मीटर है, लगभग 8850 मीटर के आसपास। नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई जो अभी हाल फिलहाल में घोषित किया है वह 8848.86 मीटर घोषित किया है। इसीलिए हम लोग 8850 में आंसर टिक किए हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। दोस्तों जो नवीन श्रेणी की जो उदाहरण है वह है हिमालय श्रेणी, ऑप्शन बी इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आरावली की अगर बात करें तो सबसे प्राचीन की अगर बात करें सबसे प्राचीनतम है आरावली, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए व्याख्या की बात करें तो हिमालय श्रेणी नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। उसके बाद अगर बात करें तो वही आरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो भारत के सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और महान हिमालय को हिमाद्री श्रेणी भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि महान हिमालय को हिमाद्री श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए प्रश्न 9 की अगर बात करें तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? अभी अभी दोस्तों हम लोग देखे थे तो नवीनतम जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो हिमाद्री श्रेणी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हिमालय श्रेणी को ही हिमाद्री श्रेणी बोला जाता है, हिमालय को ही हिमाद्री श्रेणी बोला जाता है, तो आंसर हिमाद्री श्रेणी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? यह भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो यह जो पाया जाता है डी कश्मीर हिमालय में करेवा भू आकृति पाई जाती है। क्या होती है? तो चलिए व्याख्या में इसको देखते हैं कि हिमालय के कश्मीर हिमालय भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है और ये तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र जाफरान यानी केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट यहाँ से एक पॉइंट निकल के आया कि केसर की खेती के लिए कौन सा भू आकृति इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध है? तो करेवा भू आकृति जो कि कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। चलिए प्रश्न 11 की अगर बात करें तो कह रहा है कि कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिब्बत में स्थित है, जो कि तिब्बत अभी फिलहाल चीन के अंदर में है। बात करें कैलाश पर्वत की तो कैलाश पर्वत तिब्बत यानी चीन क्षेत्र में अवस्थित है और यह हिंदू धर्म में एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न 12 की अगर बात करते हैं तो कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हम लोग दोस्तों ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। प्राचीन जो सबसे हो जाएगी वह आरावली की हो जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं कि आरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर में लंबाई में फैली है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो कि 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व है। ये डेट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वह गुरु शिखर, जिसकी लंबाई 1722 मीटर है। यहाँ से दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि आपके एग्जाम में बन के आते हैं कि गुरु शिखर किसकी चोटी है, तो वह आरावली की है और आरावली की सबसे सर्वोच्च चोटी जो है वह गुरु शिखर है। ये आपको ध्यान में रखना है।
तो इसमें से आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों व्याख्या से बन रहे हैं, तो व्याख्या को आप जरूर घर पे एक बार रिवीजन कर ले। चलिए बात करें प्रश्न 13 की, तो भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? तो सबसे पुरानी की अगर दोस्तों बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा? अरावली, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें प्रश्न 14 की, तो कह रहा है कि आरावली श्रेणी की अनुमानित आयु क्या है? दोस्तों हम लोग ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे, यहाँ भी आपको व्याख्या में देखने को मिल जाएंगे। 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व आरावली श्रेणी का अनुमानित आयु है, लेकिन ऑप्शन इसमें जो है उसके हिसाब से आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसका 570 मिलियन वर्ष पूर्व, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न 15 की अगर बात करें, तो प्रश्न 15 कह रहा है कि देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन की अगर बात करें तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वह सबसे प्राचीन है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बिल्कुल इसे ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन रिजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? यानी रिजिड्यूल का मतलब हो गया दोस्तों अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? अरावली जो है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ अरावली, विंध्याचल, सतपुरा, ये तीनों दोस्तों अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ये भी आपको ध्यान में रखते चलना है। चलिए प्रश्न 17 की अगर बात करें, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, यहाँ पे दोस्तों दक्षिण भारत साउथ की का पूछ रहा है, तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह अन्नाईमुडी है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें इसकी व्याख्या की, तो अनाईमुडी यानी अनाईमुडी या अनामुडी इसको बोला जाता है, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है तथा यह केरल में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान में इसको रख के चलना है। चलिए बात करें प्रश्न 18 की, तो कह रहा है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों भारतीय प्रायद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है ऑप्शन ए अन्नाईमुडी, और यह अन्नाईमुडी कहाँ है? तो केरल में स्थित है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और यह पश्चिमी घाट की का भाग है और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न 19 की अगर बात करें, तो कह रहा है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य में कौन स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सतपुरा श्रेणी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या की अगर बात करें, तो सतपुरा श्रेणी के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। यहाँ से दोस्तों प्रश्न ये भी बनते हैं कि सतपुरा के उत्तरी भाग में कौन सी नदी है? तो उत्तरी में अगर बात करें तो नर्मदा, और दक्षिणी भाग में बात करें तो ताप्ती, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये भी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। चलिए बात करें क्वेश्चन 20 की, तो क्वेश्चन 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और ये बीपीएससी का दो बार पूछा हुआ प्रश्न है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार पूछ दिया जाए। आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलगिरी पहाड़ी पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है। चलिए व्याख्या की अगर बात करें, तो नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है ये पॉइंट दोस्तों। और इसकी जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है वह दुद्दा बेटा, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है इस व्याख्या को। इसमें से 2-3 प्रश्न आपके एग्जाम में बन के आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें, क्वेश्चन 21, तो कह रहा है जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अवस्थित है? ये भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि बीपीएससी में इस प्रश्न को भी पूछा गया है, और ये बीपीएससी में बहुत पहले पूछा गया था। और इससे पहले के प्रश्न की अगर बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2016 में पूछा गया है, यानी कि कैसे ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इसीलिए दोस्तों ये ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला को आपको बिल्कुल जो है सो इग्नोर नहीं करना है और अच्छे से इसको करना है, आपके एग्जाम में भी ये रिपीट जरूर मिलेंगे। बात करें दोस्तों इसके आंसर की, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलगिरी पहाड़ी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न 22 की अगर बात करें, तो दुद्दा बेटा चोटी कहाँ स्थित है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ऑप्शन बी, नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी में स्थित है दुद्दा बेटा।
बात करें दोस्तों नीलगिरी को, तो उसे ब्लू माउंटेन बोला जाता है और इसकी जो ऊंचाई है वह 2637 मीटर है दुद्धा बेटा की, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल आपको इसे ध्यान में रखना है। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या कह रहा है कि नीलगिरी पहाड़ी भारत के दक्षिणी भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है। ये कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें, प्रश्न 24 तो कह रहा है कि नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा राज्य है। तो दोस्तों वह जो स्थित है वह तमिलनाडु में स्थित है। बात करें इसके स्थिति की, तो ये कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु के राज्य के मिलन स्थल पर स्थित है। तो ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें प्रश्न 25 की, तो कह रहा है भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है। ये भी दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अजंता पर्वत श्रेणी, जो कि इसकी अगर बात करें तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है। बाकी दोस्तों अन्य जो पर्वत श्रेणी है उसका विस्तार अन्य राज्यों में भी है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न 26 तो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में जो पश्चिमी घाट है उसे सह्याद्री बोला जाता है, सह्याद्री पर्वत बोला जाता है। यानी कि पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक, ध्यान देना है दोस्तों, 3 जगह महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है और ये बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। तो आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न 27 तो करडामम पहाड़ियां किन राज्यों के सीमा पर स्थित है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों तो दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिम घाट के केरल, यानी केरल के दक्षिण पश्चिम घाट और तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी हिस्से, दक्षिण पश्चिम हिस्से में दोस्तों यह करडामम की पहाड़ियां स्थित है, केरल एवं तमिलनाडु में। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न 28 की अगर बात करें तो भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। तो सबसे जो दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है दोस्तों वह कौन सा है, तो करडामम की पहाड़ियां, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या की अगर बात करें तो करडामम पहाड़ी भारत के दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। यह अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर इलायची पर अत्यधिक उत्पादन होता है, जिसके कारण इसे इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है। यहाँ से दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन के आया है, इलायची पहाड़ी किसे कहा जाता है, तो करडामम की पहाड़ी को ही इलायची पहाड़ी बोला जाता है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, कह रहा है कि सेबराय पहाड़ियां कहाँ स्थित है। तो सेबराय पहाड़ी की दोस्तों बात हो रही है, तो यह तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों तो समुद्र तल से 4000 से 5000 फीट ऊंचे पठार से संलग्न सेबराय पहाड़ियां जो तमिलनाडु के सलेम के पास स्थित है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगर 30 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। तो दोस्तों महाराष्ट्र में जो नहीं स्थित है वह ऑप्शन सी मांडव पहाड़ी, जो कि यह गुजरात में स्थित है। बाकी सभी महाराष्ट्र में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न 31 की अगर बात करें तो कह रहा है कि महादेव पहाड़ियां किसका भाग है। तो दोस्तों महादेव पहाड़ी जो है वह सतपुड़ा श्रेणी का भाग है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 32 की अगर बात करें तो कह रहा है कि धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यह जो है सतपुड़ा रेंज का चोटी है और इसकी ऊंचाई की अगर बात करें दोस्तों तो 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है और सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा की, यह पंचमढ़ी में स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न 33 की अगर बात करें तो कह रहा है कि पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1365 मीटर पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई है। यहाँ पे दोस्तों व्याख्या दिया गया है जिससे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ सकते हैं। जैसे इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है और इसके शिखर पर जैन मंदिर स्थित है दोस्तों, और इसका इस जो पहाड़ी का नाम है वह जैन धर्म के
23वें तीर्थकर जो थे पार्श्वनाथ, उन्हीं के नाम पे रखा जाता है। और झारखंड राज्य की सबसे सर्वोच्च चोटी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें प्रश्न 34 की, तो कह रहा है कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है। तो दोस्तों कोडाई कनाल जो है वह पालनी पहाड़ी में स्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में अवस्थित है कोडाई कनाल, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न 35 की अगर दोस्तों बात करें तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कौन सी है। वो है करडामम की पहाड़ियां, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों व्याख्या में आपके बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इसमें से अच्छे अच्छे प्रश्न बन सकते हैं, और ये बीपीएससी का ही पूछा हुआ सवाल है, तो आप इसे व्याख्या को आप अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। चलिए बात करें प्रश्न 36 की, तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। तो चाय बागान नहीं की अगर बात हो रही है तो आंसर हो जाएगा दोस्तों गिरनार। गिरनार में कोई चाय बागान नहीं है, जबकि कानन देवन में चाय बागान जो कि केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित है, यहाँ पे चाय की जो खेती है वो की जाती है। नीलगिरी में भी चाय की खेती की जाती है, और दार्जिलिंग तो चाय के लिए फेमस ही है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो प्रश्न 37 कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर है, और यह कहाँ स्थित है, तो नेपाल में स्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई हम लोग जानते हैं 8848 मीटर, फीट की बात करें तो 29,028 फीट, जो कि नेपाल में अवस्थित है। और हाल ही में 2020 में दोस्तों इसको आधिकारिक जो ऊंचाई घोषित किया गया है वो 8848.86 मीटर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें प्रश्न 38 की, तो कह रहा है भारत प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी बछेंद्री पॉल। और कब हुई थी तो 1984 ईस्वी में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न 39, तो कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो दोस्तों जो प्रथम महिला थी वह जुंको तेवई थी, और कब चढ़ी थी तो 16 मई 1975 को, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें प्रश्न 40 की, तो कह रहा है कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पर्वतारोही कौन है। तो दोस्तों वह भारत की ही है, और कौन थी तो संतोष यादव। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, क्वेश्चन 41, तो कह रहा है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो भारत की सर्वोच्च चोटी की बात हो रही है तो दोस्तों ऑप्शन बी यानी गार्डविन आस्टीन K2 यानी काराकोरम श्रेणी का जो है वो भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी है, और यह कहाँ स्थित है तो लद्दाख में स्थित है, और लद्दाख जो है वह अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। चलिए बात करें प्रश्न 42 की, तो कह रहा है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो दोस्तों भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वह काराकोरम श्रेणी का है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों व्याख्या में आपके हिमालय की जो पर्वत श्रेणी है उसकी ऊंचाई के बारे में दिया गया, जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है, गार्डविन आस्टीन की ऊंचाई 8611 मीटर जो कि ये भारत में स्थित है, कंचनजंगा जो कि भारत और नेपाल में स्थित है, और मकालू जो कि नेपाल में स्थित है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न 43 कह रहा है कि नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों नंदा देवी जो है यह स्थित है गढ़वाल हिमालय का में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या में आपको दोस्तों ये दिया गया है कि नंदा देवी भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी है, जो कि काराकोरम, कंचनजंगा, नंगा पर्वत के बाद चोटी है, और इसकी ऊंचाई 7816 यानी नंदा देवी की जो दोस्तों ऊंचाई है वह 7816 मीटर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 44, तो नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है। तो यह दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें, क्वेश्चन 45, तो गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है। तो दोस्तों गुरु शिखर पर्वत चोटी जो स्थित है वह राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें इसकी व्याख्या की, तो राजस्थान के सिरोही जिले में 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, और आरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई अगर देखें तो 1224 मीटर की इसकी ऊंचाई है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो प्रश्न 46, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है।
तो दोस्तों भारत में जो अवस्थित नहीं है वह है गोसाई नाथन, जो कि तिब्बत में स्थित है और नेपाल के सीमा के नजदीक है। और बाकी नंदा देवी, कामेत और त्रिशूल जो कि भारत के उत्तराखंड में ही स्थित है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे दो चोटी जो है, एक बुरला मंदाता और नामचा बरवा, ये दोनों भारत में स्थित नहीं है। बाकी कामेट और नंगा पर्वत ये भारत में स्थित है। बाकी यहाँ पे आपको व्याख्या दे दिया गया है जहां से आप पढ़ के अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, क्वेश्चन 48। तो कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वह कौन सी घाटी है? तो दोस्तों वह धौलाधर और पीर पंजाल की है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न 49 की अगर बात करें तो कह रहा है कि नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? यह भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में नेलांग घाटी स्थित है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो प्रश्न 50, भारत में शांति घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, केरल में स्थित है ये, और पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ भारत की जो प्रमुख घाटियां हैं उसके बारे में यहाँ पे आपका दिया गया है, जो कि आप इसे पीडीएफ में अच्छे से पढ़ लेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक राज्य का, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख का, उत्तराखंड का और भी कई राज्य का आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे हिमाचल प्रदेश का। उसके बाद अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, इतने सारे राज्य का जो इम्पोर्टेंट जो घाटी है उसके बारे में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें तो कह रहा है कि पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? तो पाल घाट जो दोस्तों स्थित है वह नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें, प्रश्न 52, तो इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में अगर दोस्तों बात करें तो खैबर दर्रा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खैबर दर्स जो कि कहाँ स्थित है? यह पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान को जोड़ती है, तो यह भारत में स्थित नहीं है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो प्रश्न 53 कह रहा है कि दर्रा नाथुला किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें तो कह रहा है कि निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आंसर इसका हो जाएगा जोजिला दर्रा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 55 कह रहा है कि वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था? तो वह कौन सा था दोस्तों? तो वह नाथुला दर्रा था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें प्रश्न 56 की। तो कह रहा है वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, तो वह दोस्तों कौन सा दर्रा है? तो नाथुला दर्रा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों व्याख्या दिया गया है, जो कि आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। चलिए बात करें प्रश्न 57 की। तो निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, नैनीताल जो है वह लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। चलिए यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जो दर्रे हैं उसके बारे में दिया गया है, जो कि आपको इसे ध्यान में रखना है और आप इसे एक बार पढ़ लेंगे, जो कि आपके पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। चलिए तो इस तरह से दोस्तों ये जो श्रृंखला थी भूगोल का, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसके क्वेश्चन को आप एक एक करके और पीडीएफ में आप इसकी व्याख्या को और डिटेल से कर लेंगे, जो कि आपके एग्जाम में और आसानी होगी। चलिए दोस्तों, जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, हमारा चैनल द वे ऑफ स्टडी को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेंगे। और दोस्तों सोशल मीडिया पे हमारे इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।